नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यदि आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप मेरे वीडियो में बताई गई सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप प्रत्येक विषय में जैसे हिंदी, संस्कृत, सीडीपी, गणित, ईवीएस में बहुत ज़्यादा अंक ला सकते हैं। 135 अंक तक ला सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम इस वीडियो में सभी विषय की पेडागोजी को हल करने की ट्रिक बताएंगे। चूँकि अलग अलग विषय की अलग अलग पेडागोजी है तो कौन से विषय में क्या महत्वपूर्ण होगा, कौन से विषय में क्या महत्वपूर्ण नहीं होगा, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल सिर्फ अध्यापक भर्ती के लिए ही समर्पित है। किसी भी अध्यापक संबंधित परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए आज हम वीडियो में देखते हैं किस तरीके से आपको प्रश्न हल करने हैं, कौन सा सकारात्मक तथ्य होगा, कौन सा नकारात्मक तथ्य होगा। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे गणित शिक्षा शास्त्र, जिसमें हम सिर्फ टैग वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। आप वीडियो अंत तक देखें तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं गणित का पाठ्यक्रम क्या है। तो गणित के पाठ्यक्रम में प्रतिरूप, सममिति, दशमलव, टाइलिंग जिसे चौपड़ बोलते हैं, और आंकड़ों का प्रबंधन, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके गणित पाठ्यक्रम में। तो प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं कई कि कौन सा गणितीय पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है और कौन सा है। तो कौन सा पाठ्यक्रम का हिस्सा है तो मैंने आपको बता दिया है कि ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से प्रतिरूप, सममिति, दशमलव, ठीक है, टाइलिंग, चौपड़। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था पिछली परीक्षा में कि कौन से पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हैं। तो जो पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है उनमें प्राइमरी में अनुपात, समानुपात और कोण नहीं पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका एक प्रश्न यहाँ से क्लियर होता है कि गणित का पाठ्यक्रम कौन सा है और कौन सा गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। यदि आप इन विषय की पीडीएफ चाहते हैं सभी की तो 6397 37 19 63 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। 6397 37 19 63 जो व्हाट्सअप नंबर हमारा हमेशा फ़ोन चालू रहता है। कभी भी आप मैसेज करके किसी भी विषय के आप हमसे नोट्स ले सकते हैं मुफ्त में। ये चैनल हमारा गरीब विद्यार्थियों के लिए समर्पित है, और गरीब विद्यार्थियों के साथ उन विद्यार्थियों के लिए समर्पित है जो कुछ करना चाहते हैं कम समय में। और कोई भी हमारा चार्ज नहीं है, हम फ्री में सारे विषय के नोट्स आपको दे देंगे। गणित प्रक्रम का प्रक्रिया क्या है, यहाँ से भी एक प्रश्न आता है कि गणित प्रक्रम की प्रक्रिया क्या है। देखिए, गणित प्रक्रम की प्रक्रिया है मानस दर्शन, अर्थात व्यवहारिक दर्शन के लिए भी गणित पढ़ाया जाता है। उसमें पक्षांतर आपको करना आना चाहिए। पक्षांतर का तात्पर्य है कि इधर एक्स है तो इधर, मतलब इधर धनात्मक है तो इधर ऋणात्मक हो जाता है, इस तरीके की संकल्पना आपको आनी चाहिए। उसके बाद क्या है, आकलन एक हिस्सा है गणित के प्रक्रम का, प्रक्रिया का एक हिस्सा है। गणितीय कौशल में विवेचना करना, गहन रूप से जांच करना, ठीक है। गणित में ये प्लस पॉइंट है आपके। मैं सकारात्मक तथ्यों की फिलहाल चर्चा करता हूं कि कौन से प्रश्न आपके उत्तर सही जा सकते हैं। तो गणित में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका विवेचना करना, गहन रूप से जांच पड़ताल करना। उसके बाद है चर का प्रयोग, उसके बाद होता है प्रतिरूप देखना। प्रतिरूप का मतलब होता है चित्र वगैरह। गणितीय अवधारणा के विकास के अनुक्रम में जो गणितीय अवधारणा का विकास है उसमें अनुभव, प्रथम चरण में बच्चों में अंकगणित की संकल्पना का विकास करने के लिए ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अंकगणितीय संकल्पना को विकसित किया जाता है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से व्यवहारिक रूप में। उसके बाद एल मतलब लैंग्वेज। सबसे पहले क्या है कि एल, पी, एस, इस तरीके से हम आपको समझाने का एक प्रयास करते हैं कि एल क्या है। एल से मतलब है लैंग्वेज, ठीक है। सबसे पहले हम अनुभव आपको दे चुके हैं ऊपर, ई से स्टार्ट है, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, ELPS, ये गणित की एक शब्दावली है। तो लैंग्वेज है दूसरा चरण, जिसमें अगले चरण में बच्चे को हम संकल्पना, उनके बारे में भाषा, कहानी, कविता, कथन तथा भाषा आदि के द्वारा समझाते हैं। तीसरी स्टेज में आपकी पिक्चर आती है, जिसे हम चित्र बोलते हैं, चित्र बनाना सिखाते हैं। और अंत में एस का मतलब होता है सिंबल। देखिए, संकेतों के माध्यम से प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का आयोजन किया जाता है, अर्थात उपयोग करते हैं सिंबल का अंत में, ठीक है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि प्रश्न इसी पर भी आधारित था कि मतलब
किस तरीके से तैयार करना है, तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले तथ्य में तुलना करना सिखाया जाता है। उसके बाद जो मानक शब्द होते हैं अर्थात जो प्रमाणिक चीज़ होती है सबसे उसके तुलना करने के बाद अप्रमाणिक। ठीक है, देखो दो तरीके से प्रश्न यहाँ पे बनता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले अवलोकन आएगा आपका। ठीक है, अवलोकन के बाद क्या आता है, अवलोकन के ही सिमिलरिटी वाला एक तुलना शब्द होता है, ये सबसे पहले आता है। ठीक है, अवलोकन या तुलना करना। अवलोकन और तुलना करने के बाद क्या आता है, अप्रमाणिक चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले अप्रमाणिक चीज़ों का प्रयोग सिखाया जाता है। अप्रमाणिक चीज़ों के प्रयोग के बाद फिर हम प्रमाणिक चीज़ों को सिखाते हैं। प्रमाणिक चीज़ों का प्रयोग सिखाने के बाद सबसे अंत में हम क्या करते हैं, सबसे अंत में हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या फिर प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है वो चीज़ें हम देखते हैं। अंत में चिन्ह आता है। ठीक है, अगर आप आधे की संकल्पना पढ़ाते हैं तो आधे की संकल्पना पढ़ाने के लिए क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको तुलना करना सिखाना है। ठीक है, और ऐसी कहानी और कथा के माध्यम से प्रयोग करना है। उसके बाद और चीज़ें बतानी है। अंत में क्या है कि आधे का आपको चिन्ह बताना है कि 1/2 किस तरीके से सिद्ध किया जा सकता है। मापन की अवधारणा क्या है, देखिए मापन की अवधारणा यहाँ पे स्पष्ट दी है कि अवलोकन, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, अवलोकन करना है। अवलोकन के बाद अमानक इकाई विकसित करना है, उसके बाद मानक इकाई विकसित करना है, और दोनों इकाइयों के बीच में संबंध स्थापित अंत में करना सिखाया जाता है। गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, गणित क्यों पढ़ाया जाता है, गणित शिक्षण के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं, जिसमें इस तरीके के ऑप्शन जो दिए रहे होंगे वो आपको सही होंगे। देखिए आपको अच्छे से अध्ययन करना है। इस विषय की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मेरा वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है कि समस्या समाधान। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है समस्या समाधान। समस्या समाधान के बाद क्या है कि शिक्षण, स्थिति विश्लेषण, उसके बाद अनुमान लगाना, सादृश्यता, प्रस्तुतिकरण, तर्क शक्ति, प्रमाण और गणितीय संबंध और संप्रेषण, ये गणितीय शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं। शिक्षण संबंधित होता है अध्यापक से और अधिगम संबंधित होता है छात्र से। मानचित्र की संकल्पना, जिसे संकल्पना मानचित्र बोलते हैं, तो संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित होती है। ठीक है, और संकल्पना का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, तो संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित होती है। संकल्पना मानचित्र में शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जुड़ने में सहायता करती है। संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणा है जो उन्हें जोड़ने वाली लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। गणित का हल करने का प्रक्रम क्या है, देखिए गणित हल कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं रोजमर्रा की भाषा सबसे पहले सिखाई जाती है, उसके बाद स्थिति भाषा का प्रयोग किया जाता है, फिर समाधान भाषा, और अंत में प्रतीकात्मक भाषा अर्थात सिंबल, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अधिगम व आकलन चित्र। शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत करना। आकलन, प्रगति रिपोर्ट का विकास और परिणामों का विश्लेषण करना। बच्चों, अधिगम और प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका अंतर, ये अधिगम का आकलन चक्र होता है। गणित के अधिगम का मूल्यांकन, तर्क का विश्लेषण और तर्क कौशल का विकास करना है। गणितीय अवधारणाओं को समझाना, गणितीय भाषा को समझाना, जिससे कार्य की अभिकल्पना की जाए उसमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकें। ऐसे कार्य की अभिकल्पना की जाए जिसमें यंत्रवत रटने और संकल्पना समझने में अंतर स्पष्ट किया जा सके। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित किया जाए। बच्चों को समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों का विकास किया जाता है। गणित को बच्चों के जिंदगी का भाग माना जाता है। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना गणित का प्रमुख ध्येय होता है। गणित के कुछ टैग वर्ड हैं जिन्हें हम देखते हैं जो सही हो सकते हैं, जैसे तार्किक और तर्क और तार्किक चिंतन, जहाँ पर दिया होगा वो आपका उत्तर सही होगा। वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये प्रक्रिया वाले प्रश्न आपके सही होंगे। सीखने के अवसर देना, गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना और समझ और चिंतन विकसित करना, विस्तार पर ध्यान देना और व्यापक विकल्प, ये आपके उत्तर सही होंगे। उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना, ये आपके उत्तर गलत होंगे। ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट हैं आपके। मैं नकारात्मक तथ्यों के बारे में चर्चा करता हूँ जो आपके नेगेटिव पॉइंट होंगे उत्तर में। तो सीधे से आपको पढ़ना, अगर उच्च कक्षाओं के लिए पढ़ाया जा रहा तो गलत है, व्यवसाय बनाने के लिए पढ़ाया जा रहा तो भी गलत है आपका। रोजमर्रा के कार्य के लिए पढ़ाया जाता है तो भी गलत है, और गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, ये भी गलत है। ठीक है, तो गणित में क्या होता है कि मूर्त चिंतन होता है, अमूर्त चूँकि उच्च स्तर की बात आ जाती है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। गणित के जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं वो क्या है, TLM, जिसमें जियो बोर्ड है, ज्यामिति है, ग्राफ पेपर है, गिनतारा है। एक वीडियो में मैंने इसका पूरा विश्लेषण किया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद है पर्यावरण संरक्षण।
मैथ की पेडागोजी के बाद अब हम ईबीएस पर चर्चा करते हैं कि ईबीएस में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो मैं आज केवल पेडागोलॉजी के बारे में बात करता हूं। तो सबसे पहले है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण के प्रति सरोकार, अर्थात पर्यावरण के प्रति सरोकार से तात्पर्य है कि पर्यावरण के बारे में बताना, किस तरीके से पर्यावरण के बारे में बालक को तैयार किया जा सकता है, पर्यावरण के महत्व को बताकर, अर्थात पर्यावरण के प्रति सरोकार। अगर आपको पर्यावरण संरक्षण करना है तो पर्यावरण के प्रति सरोकार करना, अर्थात बालक को पर्यावरण के महत्व को समझाना है। सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करना है जिससे कि पर्यावरण में प्रदूषण कम हो सके। पौधों का संरक्षण पढ़ाने के लिए बालक को एक पौधा लगाने के लिए कहा जाए और उसकी देखभाल करने के लिए उसे प्रेरित किया जाए। विद्यार्थियों को विज्ञान की दृष्टि से पशु पौधे को समझने में सक्षम बनाना, ये पौधों का संरक्षण और पशुओं के प्रशिक्षण के लिए उपाय है। महत्वपूर्ण विधियाँ क्या होती हैं? स्थानीय से वैश्विक की ओर, अर्थात जो बालक जिस परिवेश में रहता है वहाँ से उसे विश्व लेवल की घटनाओं के बारे में अवगत कराना और उसकी समझ को विकसित करना। निर्देशित खोज सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ईबीएस का। चूँकि हर विषय की अलग अलग पेडागोजी है, इसलिए आपको अच्छे से सारी चीज़ों को समझना है। किस विषय का आप पोर्शन हल कर रहे हैं, उसी पोर्शन में आपको उसी तरीके की पेडागोजी को हल करना है। उसके बाद क्या है कि महत्वपूर्ण विधियाँ क्या हैं? सरल से कठिन की ओर यहाँ पर पेडागोजी चलती है। अब है अगला इंपॉर्टेंट है 5E। 5E अधिगम में क्या है इंपॉर्टेंट है? देखिए, ई से मतलब है 5 ई हैं, इसमें शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्यान करना और विस्तार करना और मूल्यांकन करना। शिक्षण उद्देश्य: प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, खोज की क्रिया में लगाना, जीवन में पर्यावरण से सरोकार, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बच्चों के अनुभव को संसार या बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये शिक्षण के उद्देश्य हैं। एक बार फिर से शिक्षण उद्देश्यों को देखते हैं। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, खोज की क्रिया में लगाना, सक्रिय अन्वेषक बालक होता है और ईबीएस में क्या आता है? खोज परक प्रश्न पूछे जाते हैं। एकीकृत पर्यावरण से आशय है भाषा और गणित। देखिए, एकीकृत पर्यावरण में क्या है कि भाषा और गणित के माध्यम से कक्षा 1 और 2 के बालकों को और पर्यावरण जो मतलब उसका परिवेश है, स्थानीय परिवेश की घटनाओं के बारे में ही केवल एकीकृत पर्यावरण में 1 और 2 के बच्चों को पढ़ाया जाता है। अर्थात कक्षा 1 और 2 में ईबीएस की पुस्तक नहीं है। विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण, 3 से लेकर 5 तक यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, और ये पर्यावरण के ही अंतर्गत आते हैं 3 से 5 में, जिसमें विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। वैसे तो ईबीएस की फुल फॉर्म में एनवायरमेंटल स्टडीज, अर्थात जो भी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं वो सभी ईबीएस में आपको पढ़नी है। बोझ के बिना शिक्षा: अबोध का भार कम करना। जो अबोध बालक है उसके भार को कम करना ही बिना बोझ की शिक्षा का मतलब है। खोज की क्रियाएं कराना, व्यवहारिक क्रियाएं कराना, संज्ञानात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण, गहन जांच फरक और कल्पना फरक प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, निकटतम परिवेश से परिचित कराना, खोजने के लिए संदर्भगत वातावरण देना और सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अवलोकन करना, मापन करना, भविष्य कथन और वर्गीकरण आदि कौशलों का विकास करना, सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, पारस्परिक क्रियाएं कराना। गृह कार्य क्यों दिया जाता है? गृह कार्य अधिगम में विस्तार के लिए दिया जाता है, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। दत्तकार से तात्पर्य है दत्त माने दिया हुआ कार्य, अर्थात अधिगम विस्तार के लिए जो दत्तकार दिया जाता है। आकलन क्या है? रिक्तियों या कमियों की पहचान करना, जिसे निदानात्मक के रूप में हम देखते हैं। अभ्यास क्या है? अंत प्रकटीय या अंत निर्मित पाठ से संबंधित हैं अभ्यास। तो ये प्रश्न आपके सकारात्मक होंगे। उसके बाद ये कुछ हैं जो प्रश्न आप अगर विकल्प में देखेंगे तो ये आपके नेगेटिव पॉइंट होंगे ईबीएस में, ध्यान रखना। तो ईबीएस की अलग पेडागोजी है, तो इसे सही से समझेंगे। ये आपके नकारात्मक तथ्य हैं। तो काम और रोजगार की दुनिया से जोड़ना, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। ये जिस विकल्प में दिया होगा वो आपका उत्तर नहीं होगा, अर्थात वो उत्तर गलत होगा। विशेषतः किसी एक पक्ष पर ध्यान देना भी गलत होता है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सभी की तरफ ध्यान देना है। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना आपका गलत उत्तर होगा। मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना भी आपका गलत उत्तर होगा। अगले स्तर के लिए विद्यार्थी को तैयार करना आपका गलत उत्तर होगा। कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करना, ये आपका गलत उत्तर होगा। लिखित कार्य में अधिक अभ्यास कराना, ठीक है, ये भी गलत उत्तर होगा। इकाई परीक्षाओं का आयोजन करना, ये भी गलत होगा। इकाई से तात्पर्य अधिक से अधिक परीक्षाएं कराना भी एक नेगेटिव पॉइंट होता है। चार्ट बनवाना, स्लोगन लिखवाना, पाठ्य पुस्तकों को श्रेष्ठ बताना, ये आपके गलत उत्तर होंगे।
अमूर्त से मूर्त की ओर आपका गलत होगा, क्योंकि ईबीएस पेडागोजी जो है वह मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है, अर्थात जो चीज़ आपने देखी है और जो नहीं देखी है उस तरफ अग्रसर कराया जाता है। अब देखिए, चार्ट बनवाना, स्लोगन लिखाना, ये प्लस जो पॉइंट दिए, ये नेगेटिव पॉइंट जो दिए हैं, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। देखिए, अब किसी पशु के बारे में, संकल्पना के बारे में पढ़ाना है तो अध्यापक को क्या करना है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया रहेगा कि पशु का फोटो ना बनाए, चित्र ना दिखाए, ठीक है, और ना ही स्लोगन, नारा, कुछ भी नहीं। क्या करना है, अगर अध्यापक को पेड़ के बारे में पढ़ाना है तो नारे लगाने से बेहतर है कि बालक को एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करने के लिए कहा जाए। यदि अध्यापक हाथी या शेर के बारे में पढ़ा रहा है तो एक हाथी या शेर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा दी जाए। देखो, चित्र बनाना गलत होगा, क्योंकि अध्यापक इतनी देर में चित्र बनाएगा तो वो 30-35 मिनट का पीरियड होता है, वो चित्र बनाने में ही निकल जाएगा, बालक सही से नहीं समझ पाएगा, ठीक है। पोस्टर वगैरह कुछ भी नहीं, सीधा सा मतलब है, यदि जानवरों के बारे में पढ़ाना है तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना है। यदि बालक को किसी इमारत के बारे में पढ़ाना है, यदि ताजमहल के बारे में पढ़ाना है, तो सबसे बेहतर होगा कि ताजमहल की संकल्पना को ठीक करने के लिए बालक को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाए, अर्थात पिकनिक पर ले जाए, सभी छात्रों को ताजमहल दिखा लाए। ये आपके उत्तर सही होंगे। अमूर्त से मूर्त की अगर ले जा रहा है तो आपका नेगेटिव पॉइंट होगा। उसके बाद संस्कृत पेडागोजी पे हम चर्चा करते हैं। अगर आप विस्तृत नोट्स चाहते हैं, विस्तृत वीडियो चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। चूँकि हम समय के अभाव में आपको बोर्ड पर नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे भी कुछ ज़रूरी काम रहते हैं शिक्षा जगत में। आइए अब संस्कृत पेडागोजी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सामाजिक अधिगम में सर्वाधिक महत्व कस्य अस्ति। सामाजिक अधिगम में, ठीक है, यहाँ पे सामाजिक अधिगम में सर्वाधिक महत्व किसका है, तो सामाजिक अधिगम में भाषा। देखिए, भाषा क्या है, भाषा का मतलब है सिर्फ बोलचाल की भाषा। यहाँ संस्कृत को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। संस्कृत में या हिंदी में भाषा का मतलब सिर्फ और सिर्फ बातचीत होता है। देखिए, अगर प्रश्न आता है भाषा का, तो भाषा के 3 रूप होते हैं। देखिए, मैं बात करता हूँ। सबसे पहला रूप होता है आपका सांकेतिक भाषा, दूसरा रूप होता है आपका मौखिक भाषा, और तीसरा रूप होता है आपका लिखित भाषा। संकेत, लिखित और मौखिक, ये 3 भाषाएं हैं आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले बालक सांकेतिक भाषा के माध्यम सीखता है, उसके बाद मौखिक भाषा का प्रयोग करता है, और अंत में बालक लिखित भाषा का प्रयोग करता है। तो भाषा अधिगम में देखिए, भाषा 2 तरीके से अर्जित की जाती है, एक होता है अर्जित और एक होता है अधिगम। तो जो अर्जित होता है, तो भाषा अर्जित कहाँ की जाती है, भाषा अर्जित सरल, सहज, स्वाभाविक होती है, अर्थात भाषा कहीं भी सहज रूप से प्राप्त की जा सकती है, सीखी जा सकती है, अर्जित साधन है, स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है। और जो अधिगम होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, अर्थात अधिगम जो होता है कहाँ होता है, विद्यालय में होता है। कहाँ होता है, विद्यालय में। तो अधिगम विद्यालय में होता है, और अर्जन कहाँ होता है, अर्जन भैया कहीं भी हो सकता है, बालक कहीं भी खड़ा हुआ सीख सकता है किसी भी कंडीशन में। और भाषा का मतलब क्या होता है, भाषा का मतलब होता है कि भाषा अगर आपने सीख ली है तो विभिन्न संदर्भों में भाषा का आप प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं, तभी आपकी भाषा सीखी हुई मानी जाएगी। तो पहला आपका तथ्य है भाषा अधिगम में, यानी भाषा के अधिगम में सर्वाधिक महत्व क्या है, तो सामाजिक संवाद और संभाषण। संवाद माने होता है बातचीत, सामाजिक बातचीत की जाए और संभाषण दिए जाएं, एक दूसरे बातचीत की जाए। इससे क्या है कि समाज में भाषा का अधिगम अच्छे से हो सकता है। भाषा प्राथमिक रूपम अस्ति। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है, तो सांकेतिक भाषा सबसे पहली बोली जाती है, और इसे हम मातृभाषा का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। सांकेतिक भाषा और मातृभाषा, इस तरीके के प्रश्न आपके सही जाएंगे कब, जब भाषा का प्राथमिक रूप पूछा जाएगा। एकदम 100% हम आपको साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, चूँकि हमारे पास संसाधनों का अभाव है, लेकिन कॉन्फिडेंस और अनुभव में हमें कोई कमी नहीं है। तो आगे देखते हैं कि भाषा विकास। भाषा विकास से तात्पर्य है कि भाषा विकास अभिव्यक्ति के माध्यम से होता है, भाषा प्रयोग के अवसर से होता है, और अवसर दिए जाएं तब भाषा का विकास अच्छे से हो सकता है, ठीक है। भाषा अर्जन, भाषा का अर्जन कहाँ होता है, देखो मैंने आपको बताया है कि भाषा अर्जन और अधिगम क्या है। सबसे पहले हम भाषा अर्जन पर चर्चा करते हैं। देखिए, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक, इनके साथ ही देखिए, औपचारिक भाषा में हम अधिगम को लेते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम के केंद्र बिंदु क्या है, अधिगम का केंद्र बिंदु है विद्यालय और एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा
जो शिक्षा दी जाती है अर्थात कोचिंग संस्थान को हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अर्जन की बात करें तो अर्जन क्या है? अर्जन एक अनौपचारिक साधन है। तो अनौपचारिक साधन से तात्पर्य है जहाँ पे उपचार संभव नहीं होता है लेकिन प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, वह आपका अनौपचारिक साधन में आता है। तो देखिए परिवार क्या है? अनौपचारिक साधन का एक हिस्सा है। परिवार में बालक सबसे पहले मातृभाषा सीखता है, उसके बाद समाज में भी सीखता है, लेकिन अशुद्धियों का शोधन नहीं कर पाता। जो अशुद्धियों का शोधन होता है वो कहाँ होता है? विद्यालय में होता है। तो अर्जन साधन परिवार, समाज, प्रथम भाषा शब्द, मातृभाषा, अनुकरण, और ये क्या है? ये अनौपचारिक भाषा के अंतर्गत आएंगे। इंपोर्टेंट पॉइंट हैं सारे, अच्छे से कवर करते चलिए। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। भाषा अर्जनम, भाषा का अर्जन कैसे होता है? देखिए भाषा का अर्जन क्या है कि भाषा का अर्जन हमने बताया आपको सरल, सहज, स्वाभाविक। सहज रूप लिखा है, यहाँ पे सरल रूप भी हो सकता है, यहाँ पे स्वाभाविक रूप भी हो सकता है। ठीक है, तो भाषा का अर्जन जो होता है वो उद्देश्य रहित होता है, जिसका कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है, इसका कोई समय निश्चित नहीं होता है। ठीक है, और इसका कोई स्थान भी निश्चित नहीं होता। लेकिन अधिगम, अब देखिए हमने अभी ऊपर चर्चा कर ली थी, एक बार फिर से चर्चा करते हैं। भाषा का अधिगम कैसा होता है? मतलब औपचारिक होता है, विद्यालय में होता है, मानक रूप होता है। जो हम अभी भाषा बोल रहे हैं ये मानक भाषा है, और मानक भाषा का जो खड़ी बोली का स्तर है वो आपका दिल्ली एनसीआर का इलाका, अर्थात इसका केंद्र बिंदु कहाँ है? मेरठ है। ठीक है, तो जो मानक भाषा है हिंदी खड़ी बोली, ये पश्चिमी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और भाषाएं जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं और उनमें 5 भाषा क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भाषा अधिगम औपचारिक होता है, ठीक है, और विद्यालय में होता है, और ये मानक रूप है। भाषा अधिगम रूप किम, तो भाषा का अधिगम कैसे होता है? प्रयासपूर्ण तरीके से होता है। भाषा प्रयासपूर्ण तरीके से सीखी जाती है, और अधिगम भाषा अर्जन कैसे? सरल, सहज, स्वाभाविक होता है। अगला है राजतंत्रात्मक। शिक्षण विधियां क्या हैं? अब देखो यार, राजतंत्र कहीं लिख के आता तो शिक्षण केंद्रित प्रणाली होती है, ठीक है, और लोकतंत्र लिख के आता है तो लोकतंत्र में क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है, जो अभी प्रचलित है, यही मान्यता प्राप्त है। ये आपकी गलत हो जाएगी। एक अहस्तक्षेपम अर्थात विरोध रहित सहयोग से, जिसमें विरोध न हो, सहयोग के द्वारा कराई जाए। सृजनात्मक में क्या होता है? नवीनता होती है। नवीनता से तात्पर्य नई नई चीजें। ठीक है, सीटेट में कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं संस्कृत में, जिन्हें आप देखिए। पुस्तक केंद्रित शिक्षा होगी संस्कृत में तो वो नेगेटिव पॉइंट होगा। पुस्तक केंद्रित शिक्षा नेगेटिव पॉइंट है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा भी नेगेटिव पॉइंट है। कोरी स्लेट, खाली स्लेट, ये आपके नेगेटिव पॉइंट जाएंगे। लैंगिक असमानता, पक्षपात, ये भी आपके नेगेटिव पॉइंट हैं। केवल, मात्र, ही, सिवाय, बजाय, रटना, याद करना, कंठस्थ करना, दोहराना, स्मरण करना, ये सारे तथ्य आपके नेगेटिव पॉइंट हैं। संस्कृत में ही नेगेटिव पॉइंट जाएंगे, किसी में भी ये आपके नेगेटिव पॉइंट ही होंगे। दंड, सजा, शिकायत, समस्या, बोझ, अनुशासन, ये सब आपके नेगेटिव पॉइंट में जाएंगे, संस्कृत में हो या हिंदी भाषा में। निष्क्रिय, तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक शब्दावलियाँ, परिभाषा, व्याख्या और सीमित। परीक्षा परस्पर प्रतियोगिता के लिए कराई जाएगी तो गलत होगी। पाठ्य पुस्तक पर बल दिया जाएगा तो गलत होगा। बच्चे की गलतियों को इंगित करना गलत होगा, क्योंकि गलतियां सीखने का एक हिस्सा है। अगर बालक गलतियां नहीं करता है तो बालक सीख नहीं रहा है। उपेक्षा और अपेक्षा, इस तरीके के क्वेश्चन गलत होंगे। व्याकरण पर बल दिया जाएगा वो भी गलत होगा। अंक, ग्रेड, रैंकिंग, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण के लिए पढ़ाया जाएगा वो भी गलत होगा। किसी पर दूसरे की तुलना पर अधिक ध्यान देना ये भी गलत होगा। ज्ञान स्तर या लिंग के आधार पर समूह विस्थापन आपका गलत होगा। तुलना करना, पक्षपात करना, अलग करना, वर्गीकरण करना, नियंत्रण करना, बंद अंत वाले अभिसारी प्रश्न आपके गलत होंगे। पुरस्कार और बाह्य प्रेरणा आपकी गलत होगी। अब हिंदी भाषा के बारे में थोड़ी सी चर्चा की लेते हैं। भाषा, भाषा क्या है? भाषा, अब हिंदी भाषा में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, व्यवहारिक कुशलता है, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग करना, मातृभाषा में शिक्षा देना, भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, भाषा अर्जन, ठीक है,
देखो भाषा क्या है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, व्यवहारिक कुशलता है, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना, भाषा मातृभाषा में शिक्षा देना और भाषा का अधिक प्रयोग, ये भाषा की औकात है, भाषा के ये लक्षण हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे, जो भी हैं अच्छे से कवर कर सकते हैं आप, ज़्यादा समय भी नहीं, स्पीड भी ज़्यादा नहीं है। भाषा अर्जन कैसे होता है? भाषा का अर्जन अर्थग्रहण, स्वाभाविक सहज प्रयोग और अनुकरण के माध्यम से होता है। भाषा अर्जन, अर्जन मतलब सीखना किसी भी कंडीशन में। तो भाषा का जो अर्जन होता है, अधिग्रहण होता है, वो उद्देश्यपूर्ण नहीं होता है, उसका स्थान निर्धारित नहीं होता है, उसका समय निर्धारित नहीं होता है। किसी भी कंडीशन में बालक भाषा को सीख सकता है, कोई भी व्यक्ति भाषा को सीख सकता है, वो अर्जन कहलाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोगों की भाषाएं आपको समझ में नहीं आती हैं, लेकिन वो लोग आपकी भाषाएं समझ लेते हैं, तो आप वो अर्जन तो कर सकते हैं, लेकिन उसका उद्देश्यपूर्ण ढंग से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो भाषा का अर्जन ही कहा जाएगा। भाषा का अधिगम कैसा होता? देखिए, अर्जन अर्थग्रहण स्वाभाविक, सरल, सहज और मातृभाषा में होता है। भाषा अधिगम कैसा? अधिगम माने सीखना। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाषा का अधिगम विद्यालय में होता है, प्रयासपूर्ण होता है, इच्छापूर्ण होता है, द्योतिक भाषा के रूप में होता है, अनुवाद में होता है और एक उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है, और इसका स्थान भी निर्धारित होता है, विद्यालय में जाते हैं, कोचिंग शिक्षक के पास जाते हैं, और समय भी निर्धारित होता है। भाषा शिक्षण, जो भाषा शिक्षण होता है, भाषा सीखना, प्रयोग, रचनात्मकता। ठीक है, भाषा शिक्षण में क्या है? भाषा सीखना कैसे, प्रयोग करना, रचनात्मकता, मौलिकता। घर की भाषा व स्कूल की भाषा समान होगी। ठीक है, क्योंकि घर की भाषा और विद्यालय की भाषा समान हो सकती है। भाषा प्रयोग के विविध और वैविध्यपूर्ण परिवेश, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्लस पॉइंट है, जिस पे आपको बार बार नज़र डालनी है कि भाषा के प्रयोग के विविध अवसर देना और वैविध्यपूर्ण परिवेश, बहुभाषिकता संसाधन के रूप में। देखिए, अध्यापक को बहुभाषिकता क्या है कि संसाधन के रूप में प्रयोग करनी है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बहुभाषिकता अध्यापक के लिए एक चुनौती है। लेकिन अध्यापक को नज़रिया क्या रखना है? ठीक है, नज़रिया रखना है कौन सा वाला? संसाधन के रूप में देखना है उसे। भाषा प्रयोग को विविध और वैविध्यपूर्ण परिवेश इंपोर्टेंट पॉइंट है। भाषा शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो ये समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझाना, ये प्रिंट समृद्ध परिवेश होता है, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, समृद्ध भाषिक परिवेश। तो लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझाना, स्पष्ट व आत्मविश्वास के साथ भाषा प्रयोग कराना, अभिव्यक्ति की कुशलता समझाना, अवसर देना, वातावरण परिवेश उपलब्ध कराना, पढ़ने का शुरुआत कहाँ से होता है? तो अर्थपूर्ण सामग्री से पठन का स्टार्ट होता है, पठन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर प्रश्न पढ़ना से संबंधित आएगा तो पढ़ना प्रश्न का उत्तर आपको अर्थ ग्रहण करना होगा। भाषा प्रयोग के विविध अवसर देना, विविधता व वैविध्यपूर्ण परिवेश उपलब्ध कराना, विचारों में मौलिकता व सृजनात्मकता लाना, सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, ये आपके उत्तर होंगे। भाषा कौशल शुभोपली, सबसे पहला कौशल होता है सुनना। सुनना के बाद आता है आपका बोलना के बाद आता है आपका पढ़ना, और पढ़ना के बाद आता है अंतिम कौशल आपका लिखना। तो जितने भी भाषा कौशल हैं शुभोपली अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW अंतर संबंधित हैं एक दूसरे से। स्वाभाविक क्रम से ये एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। ठीक है, स्वाभाविक रूप से एक साथ सीखे जाते हैं, लेकिन क्रम से नहीं। नॉन चौमास्की भाषा सीखना जन्मजात क्षमता है, अर्थात चौमास्की जी कहते हैं कि बालक भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा तो होता है, लेकिन भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा जन्मजात नहीं होती, क्षमता जन्मजात होती है। सार्वभौमिक व्याकरण की इन्होंने बात की है। ठीक है, सरल व्याकरण की बात की है नॉन चौमास्की ने। लेट की बात की है इन्होंने, भाषा अधिग्रहण क्षमता की बात की है। और चौमास्की महोदय ने केवल भाषा अर्जन की बात की है, अधिगम की बात इन्होंने बिल्कुल नहीं की है। विद्यालय ये बिल्कुल नहीं लेके आए हैं बालक को। ठीक है, कुछ शब्द आपके नकारात्मक हो सकते हैं, जैसे व्याकरण पर बल देना, नियमों के द्वारा शिक्षण देना, परिभाषा पर बल देना, इस तरीके के पॉइंट आपके नेगेटिव पॉइंट होंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें और महत्वपूर्ण हैं।
जैसे अगर व्याकरणिक कहीं नियम लिख के आते हैं तो वो आपका उत्तर गलत होगा इस तरीके का, इस पर आपको विचार नहीं करना है। ठीक है। अगर किसी विकल्प में एक ही तरफ इशारा किया जाता है, केवल पढ़ने के लिए किया जाता है, केवल लिखने के लिए किया जाता है, केवल सुनने के लिए किया जाता है, तो ये गलत होंगे। अगर प्रश्न कहीं आपका भाव और विचार से संबंधित है तो उसमें लिखना वाला उत्तर आपका सही होगा। अगर कहीं बात सुनने की चल रही है, ठीक है, विचारों की चल रही है, तो सुनना भी आपका उत्तर होगा। इस तरीके के विकल्पों को आप सही से चुनकर उत्तर दे सकते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।